कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। तो नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिरानी। आपको तो मालूम है कि किताबों में, फिल्मों में हीरो कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाता है, दुनिया के कोने कोने तक चला जाता है कि नहीं? इंग्लिश में इसे कहते हैं लास्ट माइल तक जाना। तो बिजनेस करते वक्त क्या लास्ट माइल तक जाना अक्लमंदी का काम है? क्या दुनिया के आखिरी गांव में रहने वाले ग्राहकों तक ऐसी हीरोगिरी करके पहुंचना पड़ेगा? आपके वहां पहुंचने से आपको उसमें शायद मुनाफा ना हो, लाभ ना हो, लेकिन गांव वालों के लिए आप हीरो बन जाओ। मनोज जी, दुनिया से कनेक्ट करने वाले हीरो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कठिन है इसलिए इतनी शायद पॉपुलर नहीं है, इतनी लोकप्रिय नहीं है। और फिर दुनिया के आखिरी गांव में लोग होते ही कितने हैं, लेकिन वहां बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं और उनको भी फलने फूलने का हक है ना। सही बात है, सिर्फ जीने का ही नहीं, फलने फूलने का चांस मिलना चाहिए। हीरो बनना है तो लोगों की ही नहीं, जंगल, पहाड़, दरिया, मरुस्थल, आरक्षित वनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अगर हम सब एक साथ 21वीं सदी तक पहुंचना चाहते हैं तो जहाज को ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, माना। आधी सफलता तो इतने दूर पहुंचने में ही है। पहुंचने के बाद ये बेचना, वो बेचना, जो आपको ठीक लगे सब बेचना। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको मालूम ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। इसीलिए कुछ भी बेचने से पहले उनकी जरूरतों को जान लेना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग स्किल्स। तो डिजाइन थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करें। बात सिंपल है, एक लॉजिक फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, जरूरतें जानिए और फिर बेचिए। मैं सोच ही रहा था कि कब तुम इस डिजाइन थिंकिंग वाले सुपर पावर की बात करोगी। तो डिजाइन थिंकिंग की बात तय है। पहले उनकी जरूरतों को जानो, उनके क्या प्रॉब्लम है समझो, फिर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हेल्प करो और हीरो बन जाओ। ज्यादातर बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले अपनी ही धुन में रहते हैं। सोच बदलना, बिजनेस अलग तरीके से करना उनको मुश्किल लगता है। इसमें ग्राहकों को क्या चाहिए ये भूल जाते हैं। ग्राहक को चाहिए लुंगी, लेकिन उनको पड़ी अपने गले की। अरे तुम्हारे लुंगी से हमको क्या करना है, गल्ला भरो, अरे भाड़ में जाए। ए भगवान, शुरू हो गए आप फिर से। लेकिन यू आर राइट, जहां औरतों, लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की जरूरत है, वहां दूसरे लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां जमा होकर सब एक साथ रेडियो सुन सके, या फिर किसानों को फसल के बारे में जानकारी चाहिए हो, बदलते मौसम के बारे में कुछ पूछना हो, जैविक खेती करनी हो। वैसे तो जैसे आप जानते हैं दैट बाय नाउ बहुत सारे उद्यमी ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए बिजनेसेस भी शुरू किए जा चुके हैं, जैसे इन उद्यमियों ने किया है। लेट्स सी। जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब मेरी शादी हो गई। मैं गरिया गई और श्राइन में शादी कर ली। एक बाइक में कई तरह के काम होते हैं।
जैसे कि सर्विसिंग करना, क्लच की वायरिंग, चेन सॉकेट को ठीक करना, क्लच प्लेट लगाना, पिस्टन वॉल्व लगाना, लाइट पर काम करने जैसे कई काम होते हैं। वह सारे काम मैं करती हूँ और यह मुझे काफी पसंद है। यह थोड़ा मुश्किल काम है जो दूसरी औरत नहीं कर सकती है, तो मुझे यह करना बेहद पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में एक लड़का और एक लड़की में कोई अंतर नहीं है। आदमी थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं और औरतों से, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं भी वह सब कर सकती हूँ जो एक आदमी कर सकता है, और जो लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीखना चाहती हैं वे उन्हें आसानी से कर सकती हैं। मेरा नाम हेमंत है और मैं 26 साल का हूँ। मैं अमेज़ॉन में एक एनालिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अभी मैं सिल्क बोर्ड की ओर जा रहा हूँ और सिल्क बोर्ड के पास ही मेरा ऑफिस है, मर्स्थली जंक्शन में। कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने ऑफिस पर पहुँचने में। पहली चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ वह है यातायात के साधन को। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या है हम सबके लिए। पहली चीज़ जो मैं अपने काम में बदलना चाहता हूँ वह है कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प मिलना चाहिए। जैसे लोगों को 2 घंटे यातायात में बर्बाद करनी पड़ती है बेंगलुरु के नॉर्थ से साउथ जाने में, तो वे लोग समय को बचा सकते हैं और काम को घर से ही आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से वह अपने यातायात वाले समय को किसी दूसरी गतिविधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि योगा इत्यादि। तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें बदलनी चाहिए अपने व्यवसाय में। मैं अपने युवाओं को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वह अकेले कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, न कि निजी वाहन का, ताकि हम लोग बेंगलुरु सिटी के जनसंख्या में बदलाव ला सकें और बेंगलुरु को फिर से एक गार्डन सिटी बना सकें। मेरा नाम भवानी भतीजा है और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। मेरे सह संस्थापक गौरव अरोड़ा के साथ हम भीतरी वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सतत समाधान और बहुत ही सस्ता समाधान प्रदान करना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन भीतरी हवा 2 से 5 गुना अधिक हानिकारक है बाहरी हवा से। भारत में दिल के दौरे और रक्तचाप के बाद भीतरी वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा हथियार है और कोई बात ही नहीं करता भीतरी वायु प्रदूषण की। तो शुरू करा और वहीं से ब्रीथ प्रेस की शुरुआत हुई। बहुत छोटों से हमने शुरुआत करी, जैसे कि जब हमने शुरू किया था तो उस समय पे ये सेटअप भी नहीं था, तो हम लोग अपने कमरे से ही काम करते थे। कुछ अगर आपको नया बनाना है, अगर आपको शोध करनी है, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ परिवेश नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, जो छोटा मोटा स्टार्टअप को वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का इतना माहौल नहीं है, खासकर विनिर्माण को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती हमें ये रहती थी कि अगर कुछ हमें उत्पाद जुटाना है तो हमें ना हर कोई यही कहता था कि थोक में मिलेगा, मतलब छोटी मात्रा के लिए अगर हमें शोध करके भी देखनी है तो वह हमें नहीं मिलता था। इस देश में ना मोल भाव कौशल बहुत अच्छे काम आते हैं, खासकर जब आपको विक्रेता से सौदा करना है। जो काम आप कर रहे हो अगर उसके बारे में आपको ज्ञान है, चाहे किताबी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन लोगों से मिलते रहो जो पहले से ही इस उद्योग में मौजूद हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लेते रहो। अगर उनसे मार्गदर्शन आप लेते रहोगे ना, तो मतलब कोई आपकी ऐसी कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। वाह, क्या जबरदस्त लोग हैं ये। कुछ अलग करने की थी इनकी चाह, इन्होंने बनाई अपनी अलग राह। वाह शायर, वाह वाह शायर, वाह। काफिया जो मैं मिलाता हूँ। और अगर आप सितारों के नीचे सिनेमा घर बनाना चाहते हैं या फिर पंछियों के छोटे छोटे घोंसले भी बना के लगवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं। बिजनेस करने की क्षमता हो तो कुछ चीजें जरूरतें पूरी करने के लिए होती हैं और कुछ दिल को खुश करने के लिए। एक परफेक्ट बैलेंस, जरूरतें और चाहतें। डिजाइन थिंकिंग स्किल्स के साथ और एक बात है, दुनिया के सबसे कोने वाले गांव तक ये सब पहुंचाओगे कैसे? क्यों, सोच में पड़ गए ना? वो तो है, कौन मदद करेगा आपकी? इतनी सारी चीजें लेकर आपके गांव तक जाएगा कौन? जब आप सब कुछ बेच देंगे, आपको वापस भी तो लाना है, और प्रकृति को नष्ट किए बिना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास। वहां पहुंचे तो क्लीन एनर्जी के साथ, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ, जिससे पर्यावरण को हम दूषित ना करें। आखिर दुनिया के सबसे कोने वाले गांव को सुंदर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप नेचर को रिस्पेक्ट कीजिए। आखिर हमसे पहले हाथी जंगलों में घूमते थे ना। और प्लास्टिक से लास्ट माइल को प्रदूषित करना गलत होगा। पर्यावरण का संतुलन हमें ही तो बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर लास्ट माइल तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा सोचने की और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी सोच या प्लानिंग अच्छी ना हो तो किसी काबिल पार्टनर को चुनना होगा। लॉजिस्टिक्स जो ये तय करती है कि सामान यहाँ से वहां जाएगा कैसे। क्या ई रिक्शा या ट्रेन तक सामान बांस के पैकेजिंग में जाएगी, ट्रेन से साइकिल पर लाद कर घर घर डिलीवरी होगी। इसके लिए तो हिसाब आना चाहिए। पैसों से लेकर टाइम टेबल, सब का हिसाब। इसमें कोई भी चेंज हो तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे बारिश हो गई, तो लास्ट माइल तक सामान वक्त पर कैसे पहुंचाओगे? ये तो अपने देश का बहुत बड़ा चैलेंज है, सही वक्त पर कुछ पहुंचना। मिसाल के तौर पे मानो आप कहीं केले भेज रहे हो तो लेट होने का मतलब पूरा शिपमेंट खराब। केला जो केला था वो पिलपिला हो जाएगा। या फिर सौर ऊर्जा वाली मशीन की डिलीवरी करते वक्त कोई पार्ट टूट गया तो भी आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ और दोबारा मशीन को लेकर फिर सफर करना पड़ा तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर सकोगे ना भाई साहब। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो बिजनेस करने का नया तरीका लाएगा। सर्विस के साथ उसकी टीम नया काम सीख कर आएगी। टूटे पार्ट को जोड़ना, रिप्लेस करना और तो और सौर ऊर्जा के नए उपयोग ढूंढना, जैसे पंप, फैन, फ्रिज चलाना। ये सब आप बस एक टूटे पार्ट के पीछे घूम रहे थे, वहां नए बिजनेस का सहयोग पैदा हो गया। लास्ट माइल वाले कस्टमर नई खोज करने में फर्स्ट आते हैं। बिजनेस की ये सारी नई खोज आप नई जगहों पर ले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव तक, और फिर हर जगह आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी और नए उत्पादनों की चर्चा रहेगी। मधुमक्खी की तरह इस फूल से उस फूल पर आप आसानी से बैठ सकोगे। आपके बिजनेस का सब जगह बज़ होगा, क्यों नहीं? सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब निरंतर विकास होगा। अच्छा, ये बताओ, लॉजिस्टिक्स कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। कंपनी पर विश्वास होना जरूरी है। जो काम प्रॉमिस किया है वो वक्त पर करें और सबसे बेस्ट क्वालिटी का काम करें। और अगर देर हो रही हो तो कस्टमर को बता देना कि देर हो रही है। ये तो किसी भी अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। इसी कारण जब आपकी कंपनी कुछ नया करती है तो ग्राहक उस पर विश्वास करता है। आज देश के ग्रामीण इलाके को क्या चाहिए? लॉजिस्टिक्स। उत्पादों को वक्त पर पहुंचाना, साफ ऊर्जा और पर्यावरण को नष्ट न करने वाली पैकेजिंग, बस। और क्या? क्या बात। इसके साथ बिजनेस में विविधता हो तो चार चांद लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो आटे दाल के सिवाय अगर बच्चों के लिए किताब, कलम, मोबाइल फोन के चार्जर और किसानों के लिए बीज भी तो पहुंचा सकते हैं ना। ये देश इतना बड़ा है और जरूरतें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। एक से ज्यादा चीज तो करनी पड़ेगी। ये सबके बस की बात नहीं है। आपको बस चौकस रहना होगा और इरादे पक्के रखने होंगे। पैसों का हिसाब, वजन की जानकारी, वक्त और प्रॉब्लम की प्लानिंग तो आप में है ही। थोड़ा आगे की सोचते हैं। आपके पास एक या दो नहीं, हर उपाय के ऑप्शंस होने चाहिए। कोई बदलाव आया तो विचलित ना होते हुए ग्राहक को इन्फॉर्म करके फिर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये सब सिखाएगा कौन? हमारे पास इसके लिए एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, अब उसकी फिल्म भी देखिए। हमने एक बहुत ही अद्भुत एक्शन वाली पहेली बनाई है जिसमें आपने बिंदुओं को जोड़ना है। लॉजिस्टिक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन उससे पहले देखिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी। आइए चलिए देखते हैं। सदैव जब जीवन में चुनौती आती है तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम साधारण से हटकर कुछ नया करें और इसका हल निकालें। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी में बिचौलिए सीता देवी जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। सीता देवी बेबस होकर अपनी बेटी नम्रता से कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पैसे की जरूरत है, खेत को बिकने से बचाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा।
नम्रता अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? आखिरकार मैं सिर्फ एक युवा छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। वह एक इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह एक अखिल महिला संचालित डिलीवरी सेवा और लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखती है और ऐलान करती है, मुझे इससे आइडिया आया है। क्या होगा अगर मैं माँ और अन्य किसानों को सीधे अपने ग्राहकों को उपज बेचने में मदद करने के लिए अपनी खुद की डिलीवरी सेवा कंपनी शुरू करूं? लेकिन विचारों को जितना सोचना आसान होता है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि नम्रता को हार मानने का अर्थ नहीं पता है। वह अपना शोध करती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है। पुरानी डिलीवरी वैन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करती है और कृषि उपज को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करती है। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी के साथ एक्टिविटी बुक है, जिसे आप 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत मजा आया, कैसे कर दिखाया यार इन्होंने, उफ, शाबाश। बिल्कुल करके दिखा दिया उसने। अगर आपके पास भी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कोई आइडिया है जिससे लास्ट माइल में रहने वाले बहुत लोगों की मदद हो सकती है, तो हमसे संपर्क करें। अपने बिजनेस आइडिया के बारे में हमें बताएं, कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, किन उत्पादों से, क्या दाम पर, और आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना वीडियो बिजनेस पिच भेजें। अगर आपकी उम्र 18 या 23 के बीच में है और आपकी बिजनेस आइडिया अच्छी है, बहुत लोगों को जोड़ती है, तो हम आपको बुलाएंगे, आपकी तरह के अन्य बिजनेस आइडियाज जोड़ेंगे और तो और आपकी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी में निवेश भी करेंगे। क्योंकि दुनिया के आखिरी गांव में रहने वालों को हीरो की जरूरत है। हीरो देखा, रियल लाइफ में आप भी हीरो बन सकते हैं। आम आदमी भी साहसिक कार्य कर सकते हैं। ठीक कहा। मेरी तो क्या बात कही है, मेरी तो आंखें खोल दी है एकदम। हाँ, कीर्तन, यही तो हमारे शो युवा उद्यमी कौशल शो का असली मकसद है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी सब में जागरूकता जगाना। आज हम 2 युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में सवाल पूछे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम करण कुमार शाह है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम फसल को सीधे ग्राहक तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम प्रिया चौधरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मैं किशनगंज से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिजनेस करने के लिए हमें लोन कहाँ से मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और हम इसे कैसे करवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं खुद की डिलीवरी कंपनी खोलना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वह कैसे। वाह, क्या क्यूरियोसिटी है। I love it. I love it. I really think young people like you have so many questions that need answering. That is why we are here for you. My advice to all the young people out there, go out and get an internship. That is so true. Nothing like getting hands-on, first-hand experience of what you should or should not be doing. So go out, step out of your home and get an internship and write to us about the experience. और अब हमारे शो का वो हिस्सा जिससे आरा हिले, बलिया हिले, छोपरा हिलेला, तोरी लचके न, मतलब सबसे फेवरेट पार्ट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। खेलबा, बुझबा, चली। आज का पहला सवाल, लास्ट मील यानी लास्ट माइल पर क्या है। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ कि लास्ट माइल पर क्या है। दूसरा सवाल, सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है। आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। रिपीट, आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है।
लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना। भूलिए नहीं, आपके बिजनेस आइडिया पिच के अलावा आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सीधे हाथ साबुन मल के, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। तो नमस्कार, मैं हूँ काव्यल सिदानी और मैं हूं केतन से। अच्छा तो काबिल, तुम मुझे बताओ कि इतना सारा समय और इतना सारा पैसा डालने के बावजूद कुछ व्यवसाय, कुछ काम फेल क्यों हो जाते हैं? अब बात छेड़ ही दी है तुमने पास और फेल की, तो ये बता देती हूँ कि एक व्यवसाय चलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक अच्छे प्लान का। यानी हम क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसकी एक योजना बनानी बहुत जरूरी है। अधिकतर व्यवसायी तो योजना का य भी नहीं जानते और इसीलिए फेल हो जाते हैं। वैसे तुमने पता ही बात की, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक योजना का होना तो बहुत जरूरी होता है। सपने और हकीकत में यही फर्क होता है। आपकी योजना जितनी अटल उतने ही आप सफल। इसी वजह से हमारे ग्राफिक नॉवेल प्रोग्राम का नाम हमने चुन कर रखा है, जिसका नाम है गेट अ प्लान। प्लान क्या है भाई? ये तो पता होना जरूरी है ना। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास आज इस प्लान के आगे भी कुछ बातें हैं करने के लिए। बोलो बोलो, है ना? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्यों व्यवसाय ऐसे पास और फेल के कटघरों में खड़े हो जाते हैं? ये सब कमाल है एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और अपनी बात को आगे रखने का। मानो अगर दो लोग जो संबंधित हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी डैडी, चाचा और मामी, और एक दूसरे के साथ एक व्यवसाय चलाते हैं, तो वो कहलाता है एक पारिवारिक व्यवसाय, मतलब फैमिली बिजनेस। और हमारे परिवारों की नींव तो झगड़ों पर ही रखी जाती है। पारिवारिक व्यवसाय में लोगों के बीच क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, इनको लेकर बहुत मतभेद होते हैं। मतलब कैसे टाइप के मतभेद? जैसे इस साल हमें इतने लाखों रुपया का मुनाफा हुआ है। अब दो लोग हैं और दोनों का काम और स्वभाव अलग अलग है, तो राय भी अलग अलग ही होगी ना, ऑब्वियसली। तो एक को करनी है पार्टी और दूसरे को बढ़ाना है व्यापार। बस इतनी सी बात को लेके शुरू हो जाती है तू मैं, आपने ये, तुमने ये क्यों नहीं। और सोचो अगर उन दोनों को पता हो कि उस समय व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होगा आपसी सहमति के बाद, तो बात ही कुछ और होती ना। हाँ करेक्ट है। सभी परिवार वालों के कच्चे चिट्ठे सामने आने लगते हैं। सब परिवार वाले जब एक साथ काम करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक निकल के आके बोलता है, ए तुम तो बड़े लालची हो, तो मुझे बिल्कुल पता था, तुम करते क्या हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, दिन भर बैठ गए थे बस छोले भटूरे खाने और उसके बाद दिन भर यहाँ वहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करना है पौ करके। सिर्फ इन ड्रामों से बचने के लिए सही होगा कि लोग अपने अपने काम को बांट ले। इसके अलावा जरूरी होता है एक मिशन स्टेटमेंट, यानी वो एक लक्ष्य या फिर सोच जिसकी बुनियाद पर आपका व्यवसाय खड़ा है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, आपको पता होना चाहिए कि बुरे समय आने पर आपके व्यवसाय को कैसे बचाना है। क्योंकि गलतियों का कोई मौसम नहीं होता और बेवक्त मुश्किलें किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकती हैं। और कैसे हो, मैं मुश्किल चाय पिलाओगे? हाँ, लेकिन तुम किस मुश्किलों की बात कर रहे हो? मतलब कमी नहीं है मुश्किलों की किसी भी व्यवसाय में। ग्राहक आपका पैसा समय पर ना दे तो मुश्किल, या फिर वो पैसे मिले ही ना आपको।
आपकी सेवाओं से लेकर आपकी प्राइसिंग, यानी आप कितना पैसा अपनी सेवाओं के लिए मांग रहे हैं, इन सब पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेनदार, प्रतिद्वंदी, अरे कमाल के एक एक कंपटीशन खड़े हैं। उफ। तो भाई एक बात तो है, आप जिनके साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोगों का संबंध इस तनाव को झेल पाएगा या नहीं। आप में जो कमी है वो आपका भागीदार पूरा कर पाएगा या नहीं। तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि व्यवसाय फेल हो जाते हैं क्योंकि हम में क्षमता नहीं उन उलझनों को साथ में निपटने की? हाँ, पर सही योजना के साथ ये सब ठीक भी हो सकता है। लेकिन मेरा दिमाग तो एक दूसरी उलझन में चला गया। कौन सी दूसरी उलझन? बीमारियां और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ सालों से स्त्री और पुरुष के रोल्स बदल गए हैं। उनकी भूमिकाएं अब विकसित हो चुकी हैं। बीमारी के अलावा एक कारण और है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई और अधिकतर लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का ना होना। जब बीमारी जैसी विपदा आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं दो चीजें जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। एक है रोगी की देखभाल और दूसरा दैनिक खर्चा। अस्पताल, दवाई, आने जाने का खर्चा, एम्बुलेंस, काफी लागत का सामना करना होता है आपको। ठीक कहा। ये सब मिलाकर एक व्यवसाय को बंद कर सकते हैं एक्चुअली। जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोगियों की देखभाल करनी है और स्वास्थ्य के बिल्स के भुगतान के लिए आप अपना सारा नकद, सारी जमा पूंजी तक खर्चा कर देते हैं, तो अब आपके पास जितना पैसा है आप स्वास्थ्य सेवाओं में लगा देते हैं। और जब आपके व्यवसाय को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने की बारी आती है तो आपके पास पैसे ही नहीं होते। इतने कारणों की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा करवाना काफी महत्वपूर्ण है। होता यही है कि जो हुआ ही नहीं है उसके लिए पैसा जमा करना शायद फिजूल की बात लगती है अभी, लेकिन जब यही पैसा आपके घर और व्यवसाय को बचाए रखने में सक्षम रहेगा तब आपको समझ आएगा कि बीमा क्यों महत्वपूर्ण था या है। सही मायनों में अपने और अपने परिवार के लिए एक सही स्वास्थ्य बीमा पर शोध करें और उसका चयन करें। आपदा और आपातकालीन समय पता पूछकर तो आते ही नहीं, पर समझदारी इसी में है कि आप उस जरूरत के समय के लिए हमेशा रेडी रहें, जैसे इस मामले में स्वास्थ्य बीमा। और जब हम स्वास्थ्य के विषय पर हैं, सभी दूसरी समस्याओं या चुनौतियों के जैसे ये भी तेजी से बढ़ रहा सेक्टर है जो सभी प्रकार के नए उद्यमियों को जन्म दे रहा है। हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें अस्पतालों की या डॉक्टरों की सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो काफी दूर रहते हैं। तो ये घर आधारित देखभाल वाली सेवाएं एक अद्भुत उपाय हैं और आज की तारीख में ये एक उभरता उद्यम क्षेत्र भी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पर इसमें भी काफी मेडिकल ट्रेनिंग यानी चिकित्सा प्रशिक्षण को प्राप्त करने की जरूरत है। घर पर रोगियों और परिवारों की सेवा करने के लिए प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी कार्यालय के किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मनिर्भरता से हमारे बाकी उद्यमियों की तरह आगे बढ़ सकती हैं। और सोने पे सुहागा तो तब अगर आप महिला हैं और गाड़ी चलाना जानती हैं। आप वहां पहुंचने में सक्षम रहेंगी जहां रोगियों को आपकी जरूरत है। बिना किसी रोक टोक या अधीनता के आप दूर दूर तक के गांवों में लोगों की मदद करने पहुंच सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मोनी शर्मा है और इनका नाम सैनिक चटर्जी है। आज हम लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं कि आप लोग कैसे पेशेंट को केयर करती हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में हम लोग को बताइए। जो अभी स्ट्रेचर पे हैं उनको काला बुखार हुआ है। सुप्रभात मैडम, मैं बौरनाली कुंडू नाथ हूँ। यह खुशबू है और वह शोभिक पोल्ले है। मैम, बेड मेकिंग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, जैसे एक बिछाया होता है ऐसे देता हम सब, इसको नीचे बिछाते हैं, इसको ऊपर बिछाते हैं, पेशेंट को फिर लेटाते हैं। हाँ, करेक्ट है। स्वास्थ्य देखभाल उद्यम में हेल्थ केयर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन से लेकर हमने आज तक जितनी भी उद्यमशीलता कुशलताओं के बारे में जानकारी दी है, जैसे विश्वसनीयता, समय का पक्का होना, प्रभावी ढंग से बात करना,
गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, गाड़ी चलाना, ये सब भी कुशलताओं की आवश्यकता है एक परिपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उद्यम को चलाने के लिए। और क्योंकि ये एक इतना विशाल क्षेत्र है जिसमें हर दिन नए अवसरों की उपज होती रहती है, हम आपको स्वास्थ्य देखभाल की विभिन्न नौकरियों और उद्यमों के बारे में ग्राफिक नॉवेल यानी उपन्यास दिखाएंगे। इसमें से पहली उपन्यास की कहानी बिहार में हमारी हीरो सबा की है, जो एक प्राथमिक नर्स का काम करती हैं। चलिए देखते हैं सबा की जिंदगी में क्या हुआ। मैं फ्यूचर में क्या करूंगी? इसका जवाब मुझे एक अचानक हुए इंसिडेंट से मिला। एक दिन अचानक, हे भगवान, ये क्या? इस स्कूल बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। चलो इन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ले जाते हैं। ओह, हमारे पास इतने पेशेंट्स के लिए ना तो डॉक्टर्स हैं, ना बेड्स हैं, और ना ही मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और सबसे जरूरी ना ही लोग। हम सब आपकी मदद करेंगे। तुम और जनार्दन और रिजवान बेड लगाएंगे। शाइस्ता, तुम मेरे साथ आओगी। वहाँ सबा, तुम में एक अच्छे लीडर की सब क्वालिटीज है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर बारिश के कारण रास्ते बंद है। आइडिया, डॉक्टर शिवानी से वीडियो कॉल पर इसका इलाज पूछते हैं। उफ, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब और नहीं रुक सकते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। पर एम्बुलेंस कहाँ है? ये रही। जब आती हो जुगाड़ तो प्रॉब्लम्स नहीं सकती कुछ बिगाड़। आज आप लोगों की सूझबूझ ने चिंटू को बचा लिया। ऐसी दिलचस्प कहानियों से पता चलता है कि कुछ बुरे अनुभवों से आपको भी आपकी जिंदगी का उद्देश्य मिल सकता है। हालांकि आम इंसान यही सोचता है कि अच्छे अनुभवों के साथ ही कुछ नए की शुरुआत या हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिल सकती है। पर मुझे लगता है कि जो बुरे अनुभव होते हैं ना, कुछ चीजें जो फेल हो जाती हैं, वो हमें फिर उठकर चलने की और वही गलतियां नहीं दोहराने की समझ देती हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। तो चलो हो जाओ शुरू, चल पड़ो अपनी उद्यमशीलता के साहसिक सफर पर। बस कुछ बातें याद रखना, स्वास्थ्य देखभाल, आत्म देखभाल और सभी अन्य प्रकार की देखभाल काफी महत्व रखती है। सही खाना, स्वस्थ रहना, दौड़ना, खेलना कूदना, प्लास्टिक नहीं जलाना और हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग कम कर देना, ये सभी देखभाल का हिस्सा ही है। मुझे पता है कि आप सब युवा दर्शकों के तेज दिमाग में अन्य विचार चल रहे होंगे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चलने चाहिए। तो बस अगर चले हैं तो फिर अपनी उलझनों को सुलझाने वाले स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के उद्यमी आइडियाज हमारे साथ शेयर करो और हमें भी सुनाओ, अकेले लेके बैठोगे क्या? और आपके इन्हीं आइडियाज को बल देने के लिए और आपके अंदर के नए उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए पेश है एक और ग्राफिक उपन्यास की कहानी। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। यह कहानी है मंशा और उसकी दोस्त अम्मी के बारे में। मंशा एक मैदान में योगा सिखाती है और सभी को कहती है कि अपनी सांसें धीरे धीरे छोड़ें। फिर वो सभी को कहती है कि अगली मंगलवार को मिलेंगे। मंशा अपनी दोस्त अम्मी के साथ स्कूल जाती है तो उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें एक विज्ञापन होता है, आकर्षक पुरस्कार इपिका आदुकोन से मिलने का मौका, तुरंत नामांकन कराएं। वे दोनों प्रतियोगिता में जीतने की कल्पना में खो जाती हैं। अगले दिन तेज बुखार के कारण अम्मी बीमार हो जाती है। फिर गांव के लोग डॉक्टर मुरुकू के बारे में बताते हैं कि वे अमेरिका से पढ़े हैं। डॉक्टर मुरुकू अम्मी को देखकर सुई और दवाई देते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है, फिर भी अम्मी ठीक नहीं होती हैं। फिर मंशा अम्मी की दादी को कहती है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए।
15 दिन हो गए हैं अम्मी के सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। मंशा अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर मुरुकू एक फर्जी डॉक्टर है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। मंशा की शिक्षक शिखा कहती है कि तुम लोग अपनी बुद्धि और संयम से काम लो, तुम्हें पटना मेडिकल एसोसिएशन में जाकर पता लगाना चाहिए। मंशा पटना जाकर डॉक्टर झटपट से मिलती है और डॉक्टर मुरुकू की डिग्री के बारे में पता लगती है तो उसे पता चलता है कि वह एक फर्जी डॉक्टर है। इसके बाद वो गांव आती है तो गांव के लोगों को कठपुतली का कार्यक्रम बहुत पसंद रहता है। वो इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर मुरुकू के फर्जी होने की बात बताती है। फिर डॉक्टर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मंशा पढ़ना चाहती है लेकिन पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं। डॉक्टर मुरुकू की घटना के बाद उनकी सोच बदल जाती है और वे मंशा को मैराथन में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। मंशा मैराथन जीत जाती है और वो इपिका इबिकोड़ से मिलती है और लोगों को कठपुतली का प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी देती है। फिर जाकर वो नर्स बन जाती है और अब अपने गांव के साथ साथ अन्य लोगों का भी इलाज करती है। आत्मविश्वास, बुद्धि और संयम से मंशा अपनी और समाज की समस्याएं सुलझाती है। क्या बात है! एक और रोमांच जो स्वास्थ्य उद्यमों के सभी पहलुओं पर नजर डालता है और उनका आज के युग में हर जगह पर उपलब्ध होने की गहरी आवश्यकता को दोहराता है। आप युवा हैं इस बढ़ते हुए भारत के, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आप अपने उद्यम योजना का मॉडल हमारे साथ एक वीडियो के द्वारा शेयर करिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें इंतजार रहेगा। और अगर कुछ और प्रेरणा चाहिए तो देखिए इस उद्यमी ने कैसे अपनी मोबाइल क्लिनिक के बिजनेस आइडिया को अंजाम दिया। मैं एनसीडी वैन की डॉक्टर और यूनिट इंचार्ज हूँ। मैं डॉक्टर रजिता हूँ और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। एनसीडी का अर्थ है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम लोग उस बीमारी की स्क्रीनिंग करते हैं जो फैलता नहीं है, उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम स्क्रीनिंग करते हैं बीपी, शुगर, मोतियाबिंद और एनीमिया जैसी बीमारियों का। 1 साल पहले जब हमने स्क्रीनिंग करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी तो मेरे ख्याल से उस समय पर हमने सिर्फ 40 साल से ऊपर वाले लोगों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन जब हमने झुग्गियों में इस ट्रेंड को देखा तो वहाँ पर 30-31 सालों में ही लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि जैसी बीमारियां हैं। तब हमने उन सभी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जो 30 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं। हमारे एनसीडी के लिए लिंग में भेदभाव नहीं किया जाता है। आदमी हो या औरत, दोनों के बराबर कष्टों को दूर किया जाता है एनसीडी के द्वारा। जब हम अपने गाड़ियों को रोड पर नहीं खड़ा कर पाते थे तब हम लोग स्कूल, चर्च और कम्युनिटी हॉल में स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन हमारा मकसद बस यही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर पाएं ताकि हम उपचार की पहचान कर सकें और उनका अनुसरण कर सकें। हम चाहते हैं कि इस बीमारी का पूरे लूप से पास होकर निकल सकें। वाह, मैं सच में बहुत प्रेरित हूँ। इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। क्या पता भविष्य में हम आपकी कहानी इसी शो पर दिखाएं। तो देर किस बात की है, यही है मौका अपनों के साथ पूरे भारतवर्ष की जनता की सहायता करने की। अपने स्वास्थ्य समस्याओं का हल करने वाले उद्यमी आइडियाज को भेजिए हमें, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में है खुशियों का खजाना। तो आप योग्य शिक्षा प्राप्त करें और आवेदन भरें आज ही, ये जानने के लिए कि आप घर से एक प्रमाणित उद्यम कैसे चला सकते हैं। वक्त आ गया है हमारे दर्शकों के
सवालों को सुनने का। हेलो DIY शो, मेरा नाम अभी है, मैं गया का रहने वाला हूँ और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाय DIY शो, मेरा नाम प्रतीक्षा और मैं गया से हूँ। मैं अभी 12th में हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि विकलांग बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं? मुझे आपसे ये पूछना है कि A&M का काम क्या होता है और A&M की सैलरी कितनी होती है। हम ये कैसे जान पाएंगे कि A&M एक अच्छा करियर क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करना है और ये पढ़ाई करने में कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चालक को भी पता होना चाहिए कि CPR कैसे करना है। ऐसा लगता है कि आप दोनों इस क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं। क्यों ना अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय चिकित्सा घर जाके वहां से शोध का संचालन करें। और अब बारी है हमें आपसे सवाल पूछना है और उस चीज को हम कहते हैं सवालों के सिलसिले। तो पहला सवाल, और ये मेरा फेवरेट वर्ड है, वो है अधिकतर। अधिकतर व्यवसाय क्यों असफल होते हैं? अधिकतर। अब मैं पूछूं प्लीज। आप असफल ना हो इसके लिए योजना कैसे बना सकते हैं? आपकी कंपनी में लोगों के लिए क्या भूमिकाएं हैं? एक मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? हम क्या पूछें तुमसे? स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला सस्टेनेबल उद्यम या कार्य क्षेत्र क्या है जिसके लिए आप प्रशिक्षित हो सकते हैं? और महाराज, आज का दूसरा ग्राफिक उपन्यास किस तरह से पिछले एपिसोड में दिखाए गए आइडिया से जुड़ा हुआ है? आप हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। आप अपनी नजरें टीवी पर जमाए रखें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अल्सदानी और हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Hello there. Thank you for coming back. I'm happy to be back. What were we talking about in the last episode of the Voco Teen Masterclass or the Ready Masterclass of how to become world-conquering teenagers who will then grow up to become world-conquering adults? We were talking about how the first circle of transformation has to be of yourself. We talked about how to be a healthy human, which is really important, healthy in body, mind and spirit. We talked about how to be a good communicator, all the different aspects of being a good communicator. And today, let's get on to another third badge which is to be won, a third skill which is to be gained. And actually, in my book, I have two badges, right? One is called the Handicrafter badge in this personal development circle. There's a Handicrafter badge and there is an Entrepreneur badge. Now, what I'd like to talk to you about is a combination of the two. So, we have talked about 10 different qualities that are really important for Voco teens to have, but we didn't talk about one other really important quality that unfortunately many Indians particularly seem to lack. Many of us in India lack this, and that quality is self-reliance. What does that mean? It means the ability to rely only on ourselves, to depend only on ourselves, to do all our own work. We talk about an Atmanirbhar Bharat. What does that mean? A self-reliant country, a self-reliant India. But what is Bharat made of? It is made of its people, its citizens. How can there be an Atmanirbhar Bharat if all of its citizens are not Atmanirbhar themselves? Right? But in India, we have this habit of always expecting somebody else to do our work, someone else to pick up after us, whether at home or outside, in the street, in the school. Somebody else should be doing the sweeping and mopping, somebody else should pick up the litter that you drop, somebody will wash your clothes, somebody will cook your meal.
Somebody will come and fix your bulb if something is wrong with it. Somebody will come and repair your wash basin if it's stuck, if the water is not going through. We are always depending on somebody else, some Mali to grow your garden. There's a driver to take you somewhere. We are so bad at doing our work ourselves. One of the Indians who believed greatly in this self-reliance, in this Atmanirbharta was Mahatma Gandhi. Over 100 years ago, he started a community at the Sabarmati ashram. Now, what was so special about this community of people who lived there? Anybody was eligible to come and become a part of it. You could be man or woman, you could be poor or rich, you could be of a high caste or a low caste, you could be anyone at all. But there was one condition to be part of the Sabarmati ashram, and that was that you should take part equally in all the activities of the ashram. There would not be any servants, there would not be any helpers. Everybody there would run the ashram by themselves and do all the ashram's jobs by themselves. So he had created, he would say perhaps that there is a roster, like a roster is like a register, where one group for this week will do all the cooking at the ashram. One other group for the same week will take care of the farm and growing the vegetables and all the rest of it. Another group will possibly take care of the old, the children and the sick. Another group will do the spinning of the cotton into yarn, khadi yarn. Another group will clean the ashram, including every single lavatory, every single toilet. Now this was horrifying to a lot of people, and they said, what? But that person is a poor man and he's of a lower caste. How can I, a person of a higher caste, clean the toilet after he has used it? No. That person is of a different religion. I am not going to clean the toilet after she has used it. So there were all these conflicts. Then Gandhiji would say, then you can't be part of this ashram. I'm sorry, because this is the problem with India, that we have so many divisions between us that we are not able to be one people and see each other as equal in the eyes of God and of each other. And this is what is bringing down Bharat. So he had wanted that kind of community, and he had built it over 100 years ago. But even 100 years later, do you see that we are absolutely self-reliant? Are we all treating everybody equal? Are we willing to do jobs that are supposed to be other people's work and not ours? So as a VOCO team, as a would-be VOCO team, it's very important that you cultivate this habit of self-reliance. Now, one of the ways to cultivate a habit of self-reliance is service. Now, what is a service? A service could be something that, like figuring out who the old people in your locality are and offering to bring them their vegetables, or helping them with the computer, something they want to send some mails, okay, I'll come and help you with that. It could be maybe people need their dogs to be walked in your locality and they are busy. There's a young couple who's going to work, but they have a dog that needs to be taken care of, and you love dogs, and you can say, well, I'll come and take your dogs for a walk. All these are services that you can offer, and to be able to know what is the right service for your community that will be appreciated and be used, you have to be aware. So you cultivate that habit of awareness, look around, see what is missing in my locality, how would people benefit, what can I offer to people that they will love. It could be a product also, but product requires maybe you need to invest some money to be able to make a product, and you're not sure if it will sell. So that's a little more difficult. But as a teenager, you can offer a service. You can say, I will give tuition to the younger kids, or I will help older people in my community with something, or I'll help somebody who's a new mom. Maybe she can't take her baby and go somewhere, but I can help. I can go babysit the baby, be with the baby while she goes and does some other work and comes. So all these are services that you can offer, and you should be able to, you should be so good at offering that service, you should be so good at it that people will be willing to pay you a small sum of money for it. And once you are able to create a business, whether as a product or a service that earns you money, and something that you do entirely by yourself, it could be a handicraft that you created, it could be some other product that you make, it could be a service that you offer. Once you do that, the kind of confidence you will get, I don't need to depend on anyone, even for money. If I can do this as a teenager sitting at home while I'm studying, imagine what I could do for my country and my community once I become an adult.
So here's what I want you to do this time. We've come to the end of the episode. I want you to go back and think about a business plan for your new business. Right? It could, and what does a business plan involve? First, there should be a business idea. Like, what does your community or country or neighborhood need that you can provide, that you have the ability to provide? So think of a business idea. Think about, make a list of how much money it would require, right? If it requires money at all. Many of the services it doesn't require. How would you market that business idea? How would you let people know? You can have the idea, but if people don't know that you're offering this service, why will they come to you? Why will they pay you money? Why will they use you? So how do you market your business idea? How do you spread the word around? Do you want to put up a flyer? You write, maybe it's a handwritten flyer, so there's no money involved in printing, and you put it up on your apartment complex, buildings, or somewhere else. Please don't go and stick things on walls in the city. That is just not on. But maybe you could distribute something in your neighborhood, or go knock on people's doors and say, I'm offering this service, right? So there should be a marketing plan. And once you then think of what price your service would cost, what would it cost for somebody to hire you for whatever service you're offering? To do that, you might need to speak to a few of your neighbors who you think require that service and say, what would you pay if I came and offered you this service? So get some few ideas. Calculate how much effort and investment in terms of time you have to put in terms of skill that you have to put in. Make sure you put a monetary value to it, in the sense that even time has a value. Your time cannot be for free when you're an entrepreneur. All the minutes and hours that you spend on your business is minutes and hours you're taking away from something else you could be doing, right? So there is a value on that time. So put all this together and come up with a nice business idea, a whole price, marketing plan, and what you will do if it fails. How will you decide that it has failed? Put this together as a business plan and share it with me and your friends. आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं।